नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नर्सिंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एट नर्सिंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। जो हमारा ऑन्कोलॉजी का सीरीज़ है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसका आज सेकेंड क्लास है। तो आइए देखते हैं हम कौन से टॉपिक आज के क्लास में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, सेकंड है ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, थर्ड है स्टेजिंग ऑफ कैंसर। तो पहला तो हम देखते हैं अभी कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। कॉजेस कैंसर के क्या है? कैंसर के कॉजेस अभी तक अननोन है, उसका कॉज अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अननोन कॉज। लेकिन उसके आधार पर रिस्क फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है, वो हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई फैक्टर जिसके वजह से कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क फैक्टर्स। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या है? पहला तो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को भी हिस्ट्री है कैंसर की, तो उनके अगले फैमिली मेम्बर को भी उसका रिस्क रहता है। सेकंड है जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक हिस्ट्री में जीन्स टू जीन्स, जनरेशन टू जनरेशन कैंसर स्प्रेड होने का, ट्रांसफ़र होने का चांस ज़्यादा रहता है। थर्ड है एज। एज ये फैक्टर जो है वो यहाँ पे किस लिए है? क्योंकि ओल्डर एज में ज़्यादातर कैंसर के चांसेस ज़्यादातर पाए गए हैं। और दूसरा तो एडवांस एज, मतलब 65 अबो 60 एज के जो पीपल्स है उनमें ज़्यादातर कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब कैंसर के चांसेस ज़्यादातर लोग यहाँ पे पाए जाते हैं अबो 60। क्योंकि उसका दूसरा वजह ये हो सकती है कि वहाँ पे टोबैको का सेवन जो है, अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा रहता है, टोबैको च्यूइंग ज़्यादा रहता है या फिर स्मोकिंग का ज़्यादा रहता है, तो वहाँ का एज फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। 4 है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ से आते हैं? सूरज के किरणों से। जो धूप रहता है वो लिमिट से ज़्यादा अगर हम धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन जो है उसको ट्रांसफ़र करके भी वो रेज स्किन के अंदर के लेयर में जाते हैं और हमारा जो डीएनए, सेल का जो डीएनए रहता है वो मटेरियल उसमें चेंजेस करते हैं। इसके लिए हमें धूप में ज़्यादातर नहीं जाना रहता है, कोई तो एक लिमिट में रहता है, या फिर हम मॉर्निंग टाइम में जाए या फिर आफ्टरनून के बाद जाए, मतलब लेट आफ्टरनून में जाए तो हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए ठीक होता है। क्योंकि उस टाइम यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, उसका रेट जो है वो कम रहता है, ठीक है। क्योंकि स्किन डैमेज होने से भी क्या हो सकता है? डीएनए में चेंजेस आते हैं और उसके वजह से भी कैंसर होने के रिस्क होते हैं। देन नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में जो वर्कर्स जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में अगर ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई सब्सटेंस बनाया जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक है, जिसके वजह से कैंसर हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस बनाने वाली कंपनीज, फैक्ट्रीज, जो वर्कर्स है उनको ज़्यादातर रिस्क रहती है कैंसर में, कैंसर की। ओके, तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एस्बेस्टॉस, बेंजाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेडॉन, डस्ट फैक्ट्री, वुड फैक्ट्री, ये सारे जो प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, ये कैंसर होने के ज़्यादा उसको चांस रहते हैं। तो जिन कंपनीज़ में ये वर्कर्स काम करते हैं तो उनको ये रिस्क रहता है। दूसरा तो रेडिएशन थेरेपीज़ में वर्कर्स रहते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। या फिर टोबैको फैक्ट्रीज़ रहती है, टोबैको स्मोक कंपनीज़ रहती है, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज में ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे सारे वर्कर्स को क्या होता है? उनके स्किन डैमेज होने से
डीएनए में चेंजेस होता है, डीएनए में चेंजेस होता है तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन में चेंज होगा। तो सेल डिवीजन में चेंज आएगा तो फिर ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है कैंसर का। ठीक है। नेक्स्ट है 6 लाइफ साइकिल फैक्टर। लाइफ साइकिल फैक्टर में हम किस तरीके का लाइफ स्पेंड करते हैं या तरीके से जीते हैं, जो फिर बैड हैबिट्स हमारे लाइफ में रहते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको का यूज़, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारे तरीके से भी क्या होता है, ज़्यादा रिस्क कैंसर का बढ़ जाता है। अगर ये लिमिट के बाहर हो गया तो सिगरेट स्मोकिंग में लंग कैंसर का चांसेस ज़्यादा रहता है, टोबैको से, अल्कोहल कंजम्पशन से ये रिस्क ज़्यादातर पाए गए हैं कैंसर के केसेस में। देन नेक्स्ट है डाइटरी फैक्टर। अभी डाइट के बारे में कैंसर का रिस्क क्या होता है, हमारा डाइट तो ठीक रहता है लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बाहर से हम खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट में एडिटिव्स रहते हैं या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर रहते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट रहते हैं, अल्कोहल रहता है, कैल्शियम रहता है। ये सारे जो प्रोडक्ट है, जो एडिटिव्स है, जो हमारे बाहर के फूड में हम एक इंग्रेडिएंट्स में भी देखते हैं, राइट। तो वो जो प्रोडक्ट है उसके वजह से कैंसर होने का चांस रहता है। तो ज़्यादातर हमारे एडिटिव्स या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर ये सब प्रोडक्ट जो है हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या फिर कम यूज़ करना चाहिए हमारे डाइट में। ठीक है। देन नेक्स्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया। वायरसेस एंड बैक्टीरिया में क्या है, ये वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, वीक करती है। और वीक करने के वजह से क्या होता है, कोई भी कैंसर का सेल रहता है या फिर आता है, अटैक होता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसके वजह से ये भी एक फैक्टर है कि कैंसर होने का चांस, अगर कोई डिसीज़ है तो ज़्यादा रहता है। जैसे कि वायरस यहाँ पे दिया है, राइट, HIV वायरस। तो HIV वायरस में या फिर एड्स के पेशेंट में ये ज़्यादा रिस्क रहता है कैंसर का होने का, क्योंकि उनका इम्यून जो है सिस्टम वो थोड़ा वीक होता है, इसलिए। ओके। देन नेक्स्ट है 8 ड्रग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी ये ड्रग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट का जो फैक्टर है ये यहाँ पे कैसे है, क्योंकि कोई ऐसे मेडिसिन रहता है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट रहती है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगर ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट करती है, राइट, दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट करती है, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या होता है, बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, नए बॉडी में रिजेक्ट ना करे, इसलिए डॉक्टर्स उसको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग रहते हैं वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं या उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक करते हैं, ताकि उसका जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो सके। नया जो ऑर्गन बॉडी में एंट्री किया है या फिर उसको ट्रांसप्लांट किया गया है उसको रिजेक्ट ना कर सके, इसलिए उसको इम्यून सप्रेसिव ड्रग देते हैं। तो इम्यून सप्रेसिव ड्रग क्या करते हैं नॉर्मली, तो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक होने से कैंसर होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है, राइट। तो ये एक अलग सा एक यहाँ पे फैक्टर है। तो ये थे हमारे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ कैंसर। ग्रेडिंग ऑफ कैंसर क्या है, इसमें कैंसर के ग्रेड दिए गए हैं जो कि मैलिग्नेंसी के ऊपर डिपेंड है। तो हम देखते हैं उसके 4 टोटल ग्रेड है। पहला ग्रेड जो है, पहला जो लेवल है ग्रेड फर्स्ट, लो ग्रेड मैलिग्नेंसी। इसमें जैसे कि कैंसर का सेल रहता है और नॉर्मल सेल रहता है, राइट। नॉर्मल सेल में जो फीचर रहते हैं वो अलग होते हैं और कैंसर सेल में जो फीचर रहते हैं वो अलग होते हैं।
तो हम देखते, मैं इसका आपको एक इमेज भी दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है ये। ग्रेड फर्स्ट में क्या है, लो ग्रेड मैलिग्नेंसी। तो लो ग्रेड मैलिग्नेंसी में क्या है, सेल आर सिमिलर टू नॉर्मल पेरेंट टिश्यू एंड हैव अ स्लो ग्रोथ रेट एंड डिफरेंशिएटेड इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। मतलब लो ग्रेड मैलिग्नेंसी में जो सेल रहता है, कैंसर का सेल जो रहता है तो नॉर्मल सेल जैसे ही रहता है, और हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पूरा एक कैंसर का सेल अलग टाइप का आता है और नॉर्मल सेल अलग टाइप का आता है। ये पूरे तरीके से हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा नॉर्मल सेल है और कौन सा कैंसर का सेल है। ये एक बात इसमें है। दूसरा, तो क्योंकि इसका रेट जो है ग्रेड फर्स्ट में स्लो रहता है, स्लोली कैंसर का डिवाइडेशन होता है, तो अच्छी तरीके से सब सेल में से हम कैंसर का सेल और नॉर्मल सेल का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तो है ग्रेड सेकेंड, लो टू मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी। इसमें सेल हैव सम नॉर्मल एंड सम मैलिग्नेंट फीचर। जो सेल रहते हैं पूरे, तो उसमें कई नॉर्मल सेल के फीचर्स रहते हैं और कई सेल्स में मैलिग्नेंट के सेल के फीचर रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लो टू मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी ग्रेड सेकेंड। ठीक है। इसका भी मैं आपको अच्छे तरीके से इमेज में उसका बताऊंगी क्या है। ये ग्रेड थर्ड क्या है, मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी। इसमें सेल हैव मोर मैलिग्नेंट फीचर दैन नॉर्मल सेल फीचर। इसमें क्या आता है, सेल में नॉर्मल फीचर से ज़्यादा मैलिग्नेंट फीचर्स, सेल मैलिग्नेंट फीचर के सेल हमें वहाँ साइड पे दिखते हैं। ठीक है। 4 है हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी। सेल हैव नो नॉर्मल सेल फीचर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन, पुअरली डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू ऑफ ओरिजिन में बी अननोन। मतलब यहाँ जो लास्ट स्टेज जो है, ग्रेड जो है, तो उस लास्ट ग्रेड में क्या आता है, हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी है, तो उसमें कौन से भी नॉर्मल सेल के फीचर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वहाँ पे सारे जो है मैलिग्नेंट सेल के ही फीचर प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं कि कौन से नॉर्मल सेल के फीचर है, क्योंकि सारे सेल के फीचर जो रहते हैं वो मैलिग्नेंट सेल के रहते हैं। ठीक है जी। वो देखिए इसमें क्या दिया है, पूरा सेल जो है वो अच्छे तरीके से क्या हुआ है, अटैच होता है। और दूसरा तो हम प्रॉपरली एक शेप में है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये सब नॉर्मल से लेकर के। अगर कोई अलग सा शेप का दिख रहा है तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कि या फिर देख सकते हैं या चेंजेस है कि नहीं। ठीक है। तो सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड मैलिग्नेंसी से ग्रेड सेकंड जो है लो टू मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी, उसमें कई सेल जो रहते हैं वो नॉर्मल सेल फीचर रहते हैं और कई सेल जो रहते हैं मैलिग्नेंट सेल फीचर रहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कोई राउंड शेप में है या फिर कोई कैप्सूल शेप में है। ये कैप्सूल शेप में है ये कैंसर के सेल है, राउंड शेप में है वो हमारे नॉर्मल सेल है। ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देन थर्ड है जो हमने टाइप देखा था थर्ड ग्रेड, उसमें पूरा हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी जो रहता है वो ज़्यादा रहते हैं फीचर, और लोग जो मैलिग्नेंट सेल के फीचर रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और नॉर्मल सेल के फीचर बहुत कम रहते हैं। देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो है मैलिग्नेंट के सेल के फीचर रहे और थोड़े बहुत राउंड शेप में है वो नॉर्मल के रहे। ठीक है। देन 4 है वो हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी जो ग्रेड 4 है, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल सेल का फीचर हमें नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, पुअरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे नॉर्मल सेल है ही नहीं तो हम कहाँ से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो कम्प्लीटली मैलिग्नेंट फीचर का सेल का जो फीचर है वो प्रेजेंट यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टेजिंग ऑफ कैंसर। स्टेजिंग ऑफ कैंसर क्या है, वंस कैंसर इज डायग्नोस्ड मोर टेस्ट विल बी डन टू फाइंड आउट इफ कैंसर सेल हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस टेस्टिंग कॉल्ड स्टेजिंग।
that allowed the clinical to pinpoint the exact location and degree of the metastasis of given tumor size. इसका मतलब क्या है? स्टेजिंग ऑफ कैंसर मतलब क्या है? ये कैंसर डायग्नोस होने के बाद बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिसके वजह से हमें पता चलता है कि कैंसर आगे कहाँ तक पहुँच गया है या आगे कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका डिग्री ऑफ स्प्रेडिंग क्या है, उसका ट्यूमर का साइज़ क्या है, ये सब हमें एग्जैक्टली पता चलता है थ्रू द स्टेजिंग के वजह से हमें ये पता चल सकता है। तो स्टेजिंग क्या है वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेजिंग। यहाँ पे स्टेजेस दिए गए हैं जिसमें एक एक उसका एक दिया गया है, हम देखेंगे। स्टेज 0 क्या है? द नॉर्मल सेल आर फाउंड ओनली इन द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल ऑफ द प्राइमरी साइड एंड डू नॉट इन्वेड द डीपर टिश्यू। इसका मतलब स्टेज 0 में एबनॉर्मल सेल तो प्रेजेंट है एक लेयर पे। फॉर एग्जांपल हम एक पकड़ते हैं कि स्टमक एग्जांपल लेते हैं, राइट। स्टमक का कोई तो एक जो लेयर रहता है वहाँ पे कैंसर सेल है और वहाँ से वो स्टार्ट करता है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मल सेल एक जगह पे है फाउंड इन द फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर रहता है वहाँ पे कैंसर सेल हमें प्रेजेंट दिख रहे हैं, लेकिन वो स्टेज 0 में प्राइमरी साइड में ही प्रेजेंट है। उसको छोड़ के दूसरे जगह पे वो नहीं गया है। प्राइमरी साइड मतलब जहाँ पे उसका इन्वेजन, जहाँ पे कैंसर स्टार्ट हुआ है उसका उतना ही पार्ट उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइड। या फिर वो पार्ट छोड़कर, मतलब अगर स्टमक में कैंसर का सेल प्रेजेंट है तो वो स्टमक पूरा छोड़कर दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन प्राइमरी साइड। मतलब प्राइमरी साइड में ही वो कैंसर है, स्टमक के कोई तो एक पार्ट में ही वो कैंसर सेल है, ठीक है। तो स्टेज 0 में क्या रहता है? कैंसर का सेल जो रहता है वो प्राइमरी साइड छोड़कर बाहर नहीं जाता है, प्राइमरी साइड में ही प्रेजेंट रहता है। और दूसरी तो डू नॉट इन्वेड द डीपर टिश्यू, मतलब जो कैंसर का मतलब स्टमक का या फिर कोई भी पार्ट है जहाँ पे कैंसर का सेल प्रेजेंट है वो ज़्यादातर टिश्यू में एंट्री नहीं करता है, ज़्यादा इन्वेड नहीं होता है डीपर टिश्यू में। इसका भी मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज फर्स्ट, इसमें क्या है? कैंसर इन्वॉल्व द प्राइमरी साइड बट नॉट स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यू। इसमें क्या है? लेयर छोड़कर ये प्राइमरी साइड पूरा इन्वॉल्व तो कर चुका है, लेकिन प्राइमरी साइड के बाहर के जो टिश्यू है वहाँ पे वो उसका स्प्रेडिंग नहीं हुआ है। कैंसर सेल का प्राइमरी साइड जहाँ पर कैंसर स्टार्ट हुआ था, राइट, वो कैंसर स्टार्ट होने के बाहर का जो राउंड सर्कल है उसके बाहर वो स्प्रेड अभी तक नहीं हुआ है, उसके बाजू के टिश्यू में वो स्प्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है स्टेज ए, फर्स्ट ए, उसमें स्वेल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैंसर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप इज फाउंड डीपर इन द टिश्यू। यहाँ पे क्या है? बहुत कम अमाउंट में कैंसर सेल जो है वो अगर माइक्रोस्कोप अंडर हमने दे के विजुअलाइज किया तो बहुत कम अमाउंट में उसका सेल का फीचर जो है हमें दिखता है, वो भी डीपर टिश्यू में, ठीक है। स्टेज फर्स्ट बी क्या है? अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैंसर इज़ फाउंड इन द टिश्यू। जो प्राइमरी साइड के बाजू के जो टिश्यू है उसमें भी वो क्या होते हैं? इन्वेड होते हैं, और माइक्रोस्कोप अंडर हमने विजुअलाइज किया तो भी हमें अच्छे से वो दिखता है कि डीपर टिश्यू में कैंसर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज सेकेंड, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू नियर बाय एरिया बट इट्स स्टिल इनसाइड द प्राइमरी साइड। कैंसर क्या है? इसमें स्टेज सेकेंड में क्या है?
कैंसर हैज़ स्प्रेड टू नियर बाय एरिया बट स्टिल इनसाइड द प्राइमरी साइड, मतलब प्राइमरी साइड में ही है कैंसर, मतलब स्टमक है तो स्टमक के अंदर ही है, लेकिन वो स्टमक के बाहर के बाजू के जो टिश्यूज़ है उस पर भी क्या करता है, वो स्प्रेड होने का, अटैक करने का ट्राई करता है। ओके, लेकिन प्राइमरी साइड में ही रहता है। स्टेज सेकंड ए में क्या रहता है, अ कैंसर हैज़ स्प्रेड बियॉन्ड द प्राइमरी साइड। अभी ये स्टेज ए में क्या है, सेकंड ए में उसका प्राइमरी साइड जो है वो छोड़कर दूसरी जगह पे जाने के लिए वो अटैक करना स्टार्ट करता है, जैसे कि स्टमक में है, और स्टमक के बाजू के टिश्यू जो रहता है, सराउंडिंग मटेरियल जो है स्टमक के बाजू में, वो भी वो क्या करता है, अटैक करना स्टार्ट करता है स्टेज सेकंड ए में। अभी स्टेज सेकंड बी क्या है, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर टिश्यू अराउंड द प्राइमरी साइड, मतलब प्राइमरी साइड के बाजू के जो टिश्यूज़ है उसमें भी क्या करता है, वो स्प्रेड होना स्टार्ट करता है। टिश्यूज़ के बाजू में और टिश्यू जो रहता है, अटैचमेंट जो रहती है, उसमें भी धीरे 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 आगे वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है सेकंड बी में। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड, कैंसर हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाय एरिया, मतलब जो एक प्राइमरी साइड था उसको छोड़कर आगे गया, बाद में उसके टिश्यू अटैच थे उसको भी छोड़कर वो आगे गया। अभी वहाँ के जो टिश्यू छोड़कर आगे भी कुछ नियर बाय एरिया जो आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कोई ऑर्गन है या फिर कोई लेयर है, उस पे भी क्या करता है, उस टाइम कैंसर जो है अटैक करना स्टार्ट करता है। ये थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट है स्टेज फोर, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कैंसर पूरा स्प्रेड हुआ रहता है, एक पार्ट बॉडी का छोड़कर वो क्या करता है, बॉडी के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होना स्टार्ट करता है। इसको ही हम बोलते हैं मेटास्टासिस। स्टेज 4A क्या है, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन हमने स्टमक एग्जाम्पल लिया था, तो स्टमक के छोड़कर वो दूसरे स्टमक के बाजू में कौन सा ऑर्गन आता है, जैसे कि कोलन है, जैसे कि लीवर है, जैसे कि ऊपर आता है लंग है, वहाँ पे वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गन पे अटैक करना स्टार्ट करता है। ठीक है। स्टेज 4B, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन सच एज लंग्स, मतलब स्टेज ए में क्या है, जो पास के जो ऑर्गन है, स्टमक के पास के ऑर्गन कौन से हैं, जैसे कि कोलन है, वहाँ पे अटैक करता है। लेकिन डिस्टेंट ऑर्गन स्टमक के बहुत दूर कौन सा आता है, लंग आता है, तो डिस्टेंट ऑर्गन पे भी वो अटैक करना स्टार्ट करता है, मतलब उसका उतना स्प्रेडिंग जो है बहुत फास्ट तरीके से हो गया है, वो डिस्टेंट ऑर्गन पे भी अटैक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है स्टेजिंग ऑफ कैंसर है। तो हम ये एक इमेज पे मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो आइए देखते हैं, हम इमेज में देखते हैं। इमेज में देखिए, यहाँ पर हमने ये स्टमक का एग्जाम्पल लिया है। स्टमक के साइड पे देखिए, यहाँ पर एक ट्यूमर स्टार्ट हो गया है, कैंसर के सेल प्रेजेंट है और स्टार्ट हो चुके हैं अटैक करने के लिए। इसमें हम अच्छे तरीके से लेयर पे देखते हैं। ये है हमारा स्टेज 0। स्टेज 0 देखिए कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट दिख रहा है, वो हमारा स्टेज 0 है, जो कि एक ही लेयर पे है, एक ही लेयर पे है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी साइड पे ही है, उसको जगह छोड़कर वो नहीं गया है, वहीं पे है, म्यूकोसा के लेयर पे है। यहाँ पे देखिए डिवाइड करके भी दिया है, म्यूकोसा है, उसके बाद में सब म्यूकोसा है, मसल है, आउटर लेयर है, मतलब उसको हम बोलते हैं सिरोसा। तो ये लेयर जो है, तो स्टेज 0 का जो है वो म्यूकोसा के लेयर तक ही है, उसको हम बोलते हैं स्टेज 0, जहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहीं पे है वो। ठीक है, अभी देखते हैं स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 जो है, वहाँ पे क्या हुआ है, म्यूकोसा को अटैक किया, उसके बाद में उसके नीचे भी आया है वो, राइट, जैसे कि यहाँ पे नीचे भी आया है, सब म्यूकोसल लेयर तक आया है, उसको हम बोलते हैं स्टेज 1। अभी स्टेज 2 क्या है देखिए। स्टेज 2 में
वो म्यूकोसा का लेयर भी उसने अटैक किया, सब म्यूकोसा का भी, और वो मसल लेयर तक भी वो आ चुका है अटैक करके। अभी स्टेज थर्ड में देखिए क्या है। स्टेज थर्ड में ये पूरा का पूरा स्प्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, बाद में वो आउटर लेयर के स्टार्टिंग के पॉइंट तक वो आ चुका है अटैक कर तक। ठीक है, ये लास्ट स्टेज हमारा है स्टेज 4। स्टेज 4 क्या है? पूरा का पूरा स्प्रेडिंग है, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। उसका जो ये पूरा प्राइमरी साइड है, ये पूरा प्राइमरी साइड छोड़कर वो क्या हुआ है, बाहर स्प्रेड हो चुका है। मतलब ये स्टमक का ऑर्गन छोड़कर दूसरे ऑर्गन में जा चुका है, उसको हम बोलते हैं स्टेज 4। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था स्टेजिंग ऑफ कैंसर। हमने स्टेजिंग ऑफ कैंसर देखा। अभी हमारा आज का ये जो क्लास है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक क्या है वो हम देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे क्लासेस अच्छे तरीके से अटेंड करने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो रहेगा क्लास थर्ड का, वो पहला तो रहेगा TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, दूसरा है 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, और थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यह हम थर्ड क्लास में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे जो लेक्चर है आपको पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से, या फिर कोई और भी आपको सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लाइक करिए ज़रूर, क्योंकि उससे हमें नेक्स्ट लेक्चर को बनाने में या नेक्स्ट आपके टॉपिक लेने में बहुत एनर्जी मिलती है। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ अपडेटेड आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, थैंक यू।